सम्मान्य प्रोफेसर संजय पासवान जी, सदस्य बिहार विधान परिषद, सम्मान्य प्रोफेसर पांड्या कुलपति गुजरात विश्वविद्यालय, मुकेश भाई, बंधुवर अजय भारती जी, सदस्य जम्मू कश्मीर विधान परिषद, डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, मेरी बड़ी बहन है, उनका आदेश मैं टाल नहीं सकता इसलिए यहाँ हूँ। और जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर पर हमें सेमिनार करना है, ये 1 वर्ष पहले हो जाना चाहिए, 1 वर्ष की देरी हुई है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। सबसे पहले मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं दीदी। लेकिन 1 वर्ष की देरी से कुछ चीजें, एक उत्सव का वातावरण जो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के चल रहा था, उस उत्सव से के वातावरण से निकल करके डॉक्टर अंबेडकर की वास्तविक स्थिति जो भारत की विचार परंपरा में है, उसको मूल्यांकित करने की दृष्टि से शायद यह 1 वर्ष का अंतराल अच्छा हुआ है। अभी शताब्दी वर्ष और उसके बाद अंबेडकर पर उनके वास्तविक उत्तराधिकारी होने का, वैचारिक उत्तराधिकारी होने का दावा करने वालों की देश में बहुत बड़ी संख्या है। गांधी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ही वह विचारक हैं, वह राजनय के प्रस्तोता हैं, जिन पर दावा ठोंकने वालों की समाज में भिन्न भिन्न दृष्टियों से बड़ी संख्या है। लेकिन मूल्यांकन करने पर समझ में आता है गांधी और अंबेडकर, इन दोनों के वैचारिक पथ पर चलने की कोशिश करने वालों की संख्या नगण्य है। इसलिए कि और डॉक्टर अंबेडकर के साथ तो एक दुर्भाग्य रहा है कि समग्रता में उनको समझने की कोशिश नहीं की गई। इस पूरी संघर्ष गोष्ठी में डॉक्टर अंबेडकर को पूरी समग्रता में देखने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर को जब देखने की कोशिश की गई तो स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उनकी भूमिका को देखने की कोशिश की गई, हिंदू धर्म के अपनी विसंगतियों के बीच उनको देखने की कोशिश की गई, हिंदू परंपरा से बाहर जाने की मुहिम को चलाने वाले व्यक्तित्व के रूप में देखने की कोशिश की गई। लेकिन जो चीजें देखी जानी चाहिए थी देश में, वो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के मूल्यांकित ठीक से नहीं की। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने एमफिल के प्री सबमिशन वाइवा को प्रस्तुत करते हुए एक छोटा सा विचार डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जिसको हुबेर सुद्राज में उन्होंने बढ़ाया था, वो था, शायद वो उनके एमफिल के टॉपिक से जुटता भी नहीं था लेकिन उसके बाद भी प्रस्तुत किया था, वह था निगेशन ऑफ टू रेस थ्योरी। 2 प्रकार की जातीय मान्यताओं का विरोध। आर्य और द्रविड़ 2 प्रकार की जातियां भारत के अंदर नहीं है, सिर्फ एक जाति है, इसकी स्थापना। अब ये बात समझने के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह वह कालखंड है जब तिलक जैसे श्रेष्ठ विद्वान को भी इस बात की गलतफहमी होती है कि आर्य कहीं अरकांटिका से आए थे। कोई मिडिल ईस्ट से आया हुआ कहता है, कोई माइनर एशिया से आया हुआ कहता है, कोई ग्रीक से आया हुआ कहता है, कोई जर्मनी से आया हुआ कहता है, और इस प्रकार से दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से आर्यों का आना हुआ। यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त था, चाहे जहां से आया हो, आर्य भारत में बाहर से आया, द्रविड़ों से लड़ा, उनको मार भगाया दक्षिण की ओर। अंबेडकर वॉज द फर्स्ट थिंकर हु रेफ्यूटेड दिस थ्योरी। इस रूप में अंबेडकर की चर्चा देश के अंदर नहीं हुई है। अंबेडकर के धर्मांतरण की चर्चा बहुत हुई है, लेकिन अंबेडकर 1929 से में एक प्रयास करते हैं, 1934 में जाकर के उस प्रयास में उनको लगता है कि असफलता प्राप्त हुई है, और वह समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन
रिफॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो उपासना पंथ उसका एक छोटा हिस्सा है। और लंबे विचार विमर्श के बाद 1954 में यह निश्चय करते हैं कि मैं बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त करूंगा। तो इन 3 वर्षों में भारत की धर्म परंपरा, उपासना परंपरा, भारत की नीति परंपरा, भारत की मूल्य परंपरा को लेकर के अंबेडकर ने जो चिंतन किया है उसको भी सामने रख करके अंबेडकर का मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस अवसर पर सिर्फ मैं इतना कहूंगा, भारत की संविधान सभा के अंतर्गत भारत के एकीकरण के विविध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में अंबेडकर एक चर्चा करते हैं और वह उद्धृत करना चाहूं, कहते हैं इस देश में कलह पैदा करने वाले लोग बहुत हैं, और एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं, झगड़ा करने वाले, कलह पैदा करने वाले एक वर्ग का नेता मैं भी हूं। लेकिन इन सब के होते हुए, हमारी अपनी मत विभिन्नताओं के होते हुए, हमारे वैचारिक विरोधों के होते हुए भी कोई ऐसा कारण नहीं है कि भारत अपने परंपरागत रूप में एक राष्ट्र बनकर के फिर नहीं उभरेगा। सब ध्यान देंगे, भारत एक राष्ट्र बनकर के उभरेगा ऐसा नहीं वो कह रहे हैं, फिर अपनी परंपरागत मान्यताओं के द्वारा फिर एक राष्ट्र बनकर के नहीं उभरेगा। यानी अंबेडकर 200 वर्षों के अंदर इस देश की में राष्ट्रीयता के विखंडन के जो प्रयास हैं उन प्रयासों से परिचित हैं। उन प्रयासों में अपने द्वारा हुई कोई गलती भी हुई है तो उसको एडमिट भी करते हैं। इनके बाद भी आशान्वित विचारक है एक, जो भारत को एक देश, एक जन, एक राष्ट्र के रूप में बनते हुए, बढ़ते हुए देखता है। अंबेडकर को दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो 1954 में जब वह बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पूर्व इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस काठमांडू को संबोधित कर रहे होते हैं तो हाँ 2-3 बातें कहते हैं, उनका भी ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव था कि धर्म परिवर्तन करना है, तो उससे अच्छा है कि धर्म को छोड़ करके कम्युनिज्म को स्वीकार करो, मार्क्सवाद को स्वीकार करो, क्योंकि वह ईश्वर और ईश्वरकृत सृष्टि का सिद्धांत है जो मनुष्य को गैर बराबरी में लाता है। और यही कारण है कि दुनिया के सभी उपासना पंथों में किसी न किसी रूप में गैर बराबरी है। कम्युनिज्म वो रास्ता है, मेटेरियलिज्म वो रास्ता है जिसमें गैर बराबरी नहीं होगी। लेकिन इसका अंबेडकर की अपनी जो समीक्षा है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 1954 में वो कहते हैं कम्युनिज्म को मैं ध्वस्त होते हुए देख रहा हूं। 1954 में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 1917 के बाद इस देश दुनिया में जो आंधी चली थी, एक के बाद एक भिन्न भिन्न राष्ट्रों का मार्क्सवाद के वैचारिक खेमे में जाने का जो क्रम चल रहा था, ऐसा लगता था पूरी दुनिया मार्क्स के रास्ते पर जाकर के अपनी अंतिम परिणति को प्राप्त करेगी। ऐसी परिस्थिति में भारत के अंदर भी भारत के प्रधानमंत्री सहित शीर्ष नेतृत्व कम्युनिज्म के, समाजवादी विचारों के, भौतिकता के, कथित वैज्ञानिक अभिदृष्टि के आधार पर बनने वाली सामाजिक संरचना के इतने मुरीद थे, इतने फैसिनेट थे कि भारत जिन परंपराओं और जिन मूल्यों के आधार पर आजादी को प्राप्त किया था उनको दरकिनार करके नए प्रकार के राष्ट्र की रचना कर रहे थे। और नए प्रकार की राष्ट्र की रचना का सिद्धांत 1917 में पहली बार आया था, जब विविध प्रकार की राष्ट्रीयताओं को मिला करके, विविध प्रकार की जीवन प्रणाली को मिला करके यूएसएसआर का गठन हुआ था। 1954 में अंबेडकर कहते हैं ये कम्युनिज्म ध्वस्त होगा, यह खत्म होगा। मैं इसको गिरते हुए देख रहा हूं क्योंकि यह जोर जबरदस्ती पर आधारित व्यवस्था है। इसमें मनुष्य के लिए, मानवीय स्वतंत्रता के लिए कोई अवकाश नहीं है। और जो व्यवस्था जोर जबरदस्ती पर आधारित होगी उस व्यवस्था का समाप्त होना अवश्यंभावी है। इस प्रकार से पूरी दुनिया में राजनयिकी, वैचारिकी में भविष्य की होने वाली संभावनाएं और राष्ट्रवाद के नए स्वरूप, नेशन स्टेट की अवधारणा के बीच मनुष्य की स्वतंत्रता के प्रति चिंतित व्यक्तित्व के रूप में भी अंबेडकर का मूल्यांकन नहीं हुआ है। अंबेडकर का मूल्यांकन इस दृष्टि से भी नहीं हुआ है कि वह धर्मांतरण की बात करते हैं तो बिलीफ सिस्टम के चेंज की बात करते हैं।
वो धर्मांतरण की बात करते हैं तो संस्कृत्यांतरण की बात नहीं करते हैं, चेंज ऑफ कल्चर की बात नहीं करते हैं। और उनका मानना कि संस्कृति के निर्माण में उपासना पंथों की एक भूमिका होती है। संस्कृति के निर्माण में वह उपासना पंथ उतना बड़ी भूमिका को निभाता है जिस उपासना पंथ में लोकोत्तर की अपेक्षा जीवन की सामान्य नैतिकताओं का पर बल अधिक होता है। बुद्धिज्म इसलिए भारत की सांस्कृतिक प्रणाली में केंद्रीय भूमिका में आता है क्योंकि बुद्धिज्म पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित है, पूरी तरह से इंटरपर्सनल रिलेशंस पर आधारित है, मनुष्य के अंतर संबंधों पर आधारित है और लोकोत्तर व्यवस्थाओं के निषेध के बाद भी आध्यात्मिक दृष्टि देने वाला दर्शन है। इसलिए इस जीवन में, इस लौकिक जीवन में, लौकिक जीवन के सामाजिक अनुबंधों को पूरा करने की दृष्टि से बुद्धिज्म का महत्व है। अपने जीवन में विचार और क्रिया, इन दोनों के बीच एकाकारिता रखते हुए इस देश में समतामूलक, संस्कृत्याधारित, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना पर अवस्थित आस्था प्रणाली की आवश्यकताओं को बल देने वाला विचारक अपनी समग्रता में अभी तक नहीं सोचा गया है, क्योंकि अंबेडकर ही वह विचारक है इस देश में जो उपासना धर्म और देश धर्म के बीच का अंतर करते हैं। उपासना धर्म बदला जा सकता है, देश धर्म नहीं बदला जा सकता है। देश धर्म के साथ सातत्य जिसका बना रहेगा वही उपासना पंथ मनुष्य के लिए उसकी राष्ट्रीय और उसकी दैसिक परिधि में प्रासंगिक है। इसको प्रतिस्थापित करने वाले विचारक के रूप में भी अंबेडकर का मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जब समग्रता में हम मूल्यांकन करेंगे तभी जाकर के इस दृष्टि से मूल्यांकन होगा। इस प्रकार के श्रेष्ठ परिसंवाद का आयोजन करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय की वोन्स कॉलेज की प्राचार्य, इनके प्रति आईसीपीआर की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबको गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।